बेटा एक्सक्यूज मी, हमने कल डिस्कस किए थे 2-3 पॉइंट, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद है ना? हमने कहा था होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये दो लोग हैं, दोनों की पोजीशन तो सेम है लेकिन नाम मुख्तलिफ है। नाम मुख्तलिफ होने की वजह उनकी सिचुएशन मुख्तलिफ है। देखिए बेटा, एक छोटी सी एग्जांपल, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आपको जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो सिनेरियो के साथ ही समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक चेक लिखा और मैंने चेक लिखा फरकत का नाम का कि जनाब ये चेक किसका है? फरकत का। फरकत ने उसको इंडोर्स कर दिया अब्दुल राफे के नाम पे। अब्दुल राफे के नाम पे जब वो चेक इंडोर्स हो गया तो अब वो चेक किसका बन गया? अब्दुल राफे का। अब होल्डर कौन है? अब्दुल राफे। अब बेटा अगर ये अब्दुल राफे मेरे पास लेके आता है चेक और आके कहता है कि सर ये पेमेंट है, या बैंक के पास जाता है कि पेमेंट है, और अब्दुल राफे को अगर मैं या बैंक पैसे नहीं देता तो अब्दुल राफे डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकता। वो अपने से प्रीवियस पार्टी को क्या करेगा? उसके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, मतलब अब्दुल राफे मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकता, फरकत के ऊपर वो केस फाइल कर सकता है, प्रीवियस पार्टी के ऊपर। ओके, अच्छा अब अगर लेट सपोज अब्दुल राफे से वो चेक जो है, वो क्या नाम था भाई का? साद। अगर लेट सपोज अब्दुल राफे से साद वो चेक चोरी कर लेता है। भाईजान आपका क्या नाम है? कदीर भाई, मेहरबानी करें। अच्छा शर्ट है नीचे, मैं कुछ और समझ रहा था। ओके फिर ठीक है, फिर बेशक सारे खोल ले। ओके जी। अच्छा मैं हैरान हो रहा हूँ यार, इतना बंदा ओपन कैसे हो सकता है? ओके जी, सॉरी यार, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा अब इसमें हम बात कर रहे थे, लेट्स सपोज अब्दुल राफे से वो चेक चोरी कर लिया किसने? साद ने। ओके, और साद ने वो चेक चोरी करने के बाद बेच दिया हमारे नागरा साहब को। साद ने चेक चोरी किया कहां से? अब्दुल राफे से, और बेचा किसको? नागरा साहब को। अब नागरा साहब को नहीं पता कि ये चेक चोरी क्या है क्या नहीं, उसने गुड फेथ में क्या कर लिया? वो चेक हासिल कर लिया। अब अब्दुल राफे उस चेक के लिए होल्डर है और नागरा साहब होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अब्दुल राफे को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर केस कर सकता है? फरकत के ऊपर कर सकता है। ठीक है, वो मेरे पे केस नहीं कर सकता क्योंकि ये होल्डर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है। आई एम सॉरी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेनिफिट ये मिलता है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को मैं पेमेंट नहीं करता तो वो सिर्फ अपनी प्रायर पार्टी यानी कि साद के ऊपर ही केस नहीं कर सकता, बल्कि तमाम प्रायर पार्टीज के ऊपर केस कर सकता है। साद के ऊपर भी केस कर सकता है, अब्दुल राफे के ऊपर भी कर सकता है, फरकत पे भी कर सकता है, मेरे पे भी केस कर सकता है। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, होल्डर क्या कर सकता है? अपनी प्रायर पार्टी को केस कर सकता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑल प्रायर पार्टीज के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है जी, इन द इवेंट ऑफ नॉट पेमेंट। ओके, अच्छा जब साद ने अब्दुल राफे का चेक चोरी किया था तो साद का टाइटल मेलाफाइड था। उसके टाइटल में क्या आ गया? एरर आ गया, डिफेक्ट आ गया। जब उस साद ने क्या किया? नागरा साहब को वो चेक बेच दिया, डॉक्यूमेंट बेच दिया, तो अब नागरा साहब का टाइटल क्या है? गुड है, बोनाफाइड है, ठीक है। ठीक है जी, तो लॉ कहते हैं जी जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आएगा वो तमाम किस्म के डिफेक्ट्स को खत्म कर देगा। कौन से डिफेक्ट को? टाइटलशिप के डिफेक्ट को। वो ऐसे समझा जाएगा कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट टोटली जैसे ट्रांसफर और डिलीवर हुआ है, एंडोर्समेंट और डिलीवर हुआ है। गॉट इट? तो मैं जरा इस पॉइंट को पढ़ता हूं। दिस इज पेज नंबर 257, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। कहता जी इट मीन्स दैट वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ होल्डर इन गुड फेथ, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। समझ आ गई बात की? जो पॉइंट यहां पे मैं बातचीत कर रहा था।
अच्छा जी, अब जरा हम नीचे की तरफ आते हैं जनाब, पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी किस्म के थे? 3, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। बेटा पार्टीज कौन कौन सी होंगी? हम कहते हैं जी एक पार्टी होगी मेकर। एक पार्टी कौन होगी? मेकर कौन है? ये वो बंदा है जो कि प्रोमिसरी नोट बनाता है। जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा। इसके बाद एक चीज होगा जनाब पेई। ये वो बंदा है जिसको पेमेंट मिलनी है। पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड। ये डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं, बल्कि नाम तो आपको पता नहीं होंगे। इसमें से गर्ल्स के अलग कर लो और बॉयज के अलग कर लो, या बल्कि रुको मैं बाद में दे दूंगा, दिखा दो। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एक बंदा होगा ड्रॉअर। ये वो बंदा है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ये थोड़ा समय निकलता है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को बनाने वाला, लिखने वाला, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉअर। प्रोमिसरी नोट को लिखने वाले को क्या कहेंगे? मेकर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को बनाने वाले को क्या कहेंगे? ड्रॉअर। और प्रोमिसरी नोट को बनाने वाले को क्या कहेंगे? मेकर। पेई कौन है? वो बंदा जिसको पेमेंट मिलनी है। एक बंदा है ड्रॉई। ड्रॉई जिसके नाम पे टू होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन। जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर चेक। चेक जो है वो लिखने वाले को क्या कहते हैं? अकाउंट होल्डर। वो कौन बनेगा? ड्रॉअर। ठीक है, और वो चेक किसके लिए लिखा जाता है, यानी कि किसको ऑर्डर दिया जाता है? बैंक को, कि जनाब ये चेक बैंकर भाई फलां बंदे को पैसे दे दो। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में ऑर्डर दिया जाता है। जिसको ऑर्डर दिया जाता है वो होता है ड्रॉई, जो ऑर्डर देने वाला है वो होता है ड्रॉअर, और जिसको पेमेंट करनी है वो होता है पेई। समझ आ गई बात की? मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी पे ₹1000 टू मिस्टर सी, और यहां पे जनाब फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या बन जाएगा? ड्रॉअर। मिस्टर बी क्या बन जाएगा? ड्रॉई। और मिस्टर सी क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। गॉट इट? प्रोमिसरी नोट को बनाने वाले एक बंदा मेकर होगा, दूसरा बंदा पेई होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को बनाने वाले 3 लोग होंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ठीक है जी, आगे चलकर हम बल्कि अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज होती है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? जो ड्रॉई होगा, वो ड्रॉई जब उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कि यहां पे मिस्टर बी पे ₹1000 टू मिस्टर सी फ्रॉम मिस्टर ए। यहां पे जब हमने बनाया, ये ड्रॉई हो गया, ये पेई हो गया, ये ड्रॉअर हो गया। जब ये नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक जब प्रेजेंट किया जाएगा ड्रॉई को, और ड्रॉई उसको जब एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब वो ड्रॉई नहीं रहेगा, बल्कि कौन बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है जी। हु एक्सेप्ट्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। समझ आ गई बात की? तो ये 5 किस्म की पार्टीज का हम तज़किरा बार बार करेंगे।
इन 5 किस्म की पार्टीज में 2 पार्टीज कौन सी हैं प्रोमिसरी नोट की, मेकर और पे, बनाने वाला और जिसको पेमेंट होनी है वो। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होंगी, लेकिन तीसरी पार्टी जो है उनमें से एक पार्टी उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। ड्रॉर लिखने वाला, ड्रॉई जिसको लिखा जा रहा है, पे जिसको पेमेंट मिलनी है, और यही ड्रॉई बाद में क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम लोग? ओके जी, आगे देखिए। अब होल्डर की हम बात कर लेते हैं, तो होल्डर के बारे में मैं पढ़ चुका हूं, मैं दोबारा यहां से बुक से पढ़ देता हूं। हु इज होल्डर? अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन वो बंदा अगर सेटिस्फाई करता है। कौन सी थी 2 कंडीशंस जी? उसकी पोजेशन में भी हो और वो उसका ऑनर भी हो। देखिए जी, he must be entitled to the possession of the instrument in his own name. Holder does not include a beneficial owner claiming through a बेनामीदार। बेनामीदार का मतलब होता है जिसके बारे में मैं ना पता हो। ये टर्म है, ये आपका कुछ इस तरह की टर्म होती हैं जो एक एरिया के लोग बार बार यूज करते हैं तो वो लीगल टर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये जैसे बेनामी अकाउंट है, बेनामी अकाउंट का क्या मतलब है? ये उर्दू का वर्ड है कि जनाब ये बेनामी अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसका कोई होल्डर ना हो, जिसका अकाउंट होल्डर कोई ना पता चल रहा हो। एक फेक अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं बेनामी अकाउंट, बेनामी कंपनी। अब वो किसके नाम पे कंपनी है हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से बेनामीदार भी यहाँ पे ये है कि जनाब जो उसका होल्डर है उसके बारे में हमें कोई नहीं पता। गॉट इट? उसके बाद जनाब ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उसका होना चाहिए, अगर उसका होगा तभी वो पैसे रिकवर कर सकेगा। तो 2 कंडीशन क्या है जनाब? कंडीशन नंबर 1 उसकी पोजेशन में होना चाहिए, नंबर 2 उसकी ओनरशिप में होना चाहिए, यानी कि वो अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड हो। Thus, a holder means the bearer of the bearer instrument and the endorsee or payee of the order instrument. When the note bill or check is lost and not found or is destroyed, तो क्या होगा? होल्डर चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी हो जाए, ठीक है, तो उसका होल्डर कौन रहेगा? वही बंदा रहेगा जो उसका लास्ट होल्डर था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? When the note, bill or check is lost and not found or is destroyed, the person in possession of it or the bearer at the time of loss or destruction shall be deemed to continue to be its holder. Got it? कि जिस टाइम पे वो चोरी हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उस टाइम पे जिसके पास था वही उसका होल्डर कहलाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं जी। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof if payable to order before it becomes overdue without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective. ये थोड़ी सी ज़रा मुश्किल वर्डिंग उसने लिखी है, ठीक है। इसमें आपको वो समझाना क्या चाह रहा है कि जनाब अगर तो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो किससे हासिल करे? बेरर से हासिल करे, जिसके पास भी होगा उसे हासिल कर ले। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वो किसी इंडोर्सी से हासिल करे, यानी कि जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया उससे हासिल करे। और इसका ये जो इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि वो जो बिल, चेक या प्रोमिसरी नोट वो ओवर ड्यू ना हो चुका हो। ओवर ड्यू का क्या मतलब है? अभी उसकी पेमेंट ड्यू हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा था जनाब 31 जनवरी 2024 को आके पेमेंट ले जाना, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा? अगर उसको वो इंस्ट्रूमेंट 31 जनवरी से पहले मिलता है। लेकिन अगर जाके उसको इंस्ट्रूमेंट मिलता ही 2 फरवरी को है तो वो तो ओवर ड्यू हो चुका था, तो अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। ओके, इसके बाद कहते हैं टाइटल ऑफ पर्सन टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिफेक्टिव। अभी यहाँ पे कह रहा है जी, और किस बंदे से हासिल करे? ऐसे बंदे से हासिल करे जिसका टाइटल डिफेक्टिव था। और डिफेक्टिव कब समझा जाएगा? कि जब वो बंदा पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जनाब उसने डिटेल में बताया हुआ है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई बंदा कब बनता है। अ पर्सन बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, ही मस्ट बी होल्डर, मतलब वो चेक उसकी पोजेशन में होना चाहिए और वो पैसे लेने के लिए एंटाइटल्ड होना चाहिए। नंबर 2, होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और वो चेक या वो जो अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको एवं ना मिल गया हो, बल्कि उसके लिए उसने कुछ कंसिडरेशन पे की हो। बिफोर मैच्योरिटी, और वो मैच्योरिटी से पहले मिल चुका हो, ओवरड्यू होने से पहले उसको मिल चुका हो। होल्डर इन कंप्लीट एंड रेगुलर,
कंप्लीट एंड रेगुलर का मतलब है उसमें किसी किस्म की चेंज ना की गई हो, एज पर लॉ उसमें सारा कुछ, सारे जितने भी फीचर्स हैं वो मौजूद होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर कहता है जी होल्डर इन गुड फेथ। होल्डर इन गुड फेथ का मतलब क्या है जी? ऐसे बंदे से हासिल करें जिसका टाइटल डिफेक्टिव हो लेकिन इन गुड फेथ हासिल करे, मतलब इस बंदे को ये नहीं पता होना चाहिए कि जिससे वो इंस्ट्रूमेंट हासिल कर रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। ओके, मैं पढ़ देता हूं। अ पर्सन शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट एंड इन गुड फेथ विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, मतलब उसको ये ना पता हो, उसके पास कोई ये रीजन ना हो कि जनाब इस चीज पे वो यकीन करे कि जो बंदा मुझे ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, तो हम क्या समझेंगे कि उसने गुड फेथ में हासिल कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ऑल्ट्रेशन क्या चीज है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ये पढ़ लेंगे। अब डिफरेंस है जनाब, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इनमें क्या फर्क है? वाज़ेह फर्क मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। पहला फर्क, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन बंदा होता है? जो कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट गुड फेथ में हासिल करे। और होल्डर कौन होता है? वो बंदा जो कि पोजेस कर रहा हो और पैसे लेने के लिए इंटाइटल्ड हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसीडरेशन की पेमेंट जरूरी है और खाली होल्डर बनने के लिए जरूरी नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने तमाम प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है फॉर पेमेंट, लेकिन जो होल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायर पार्टी को क्या कर सकता है? सू कर सकता है। होल्डर बनने के लिए गुड फेथ जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी नहीं है कि जो बंदा मुझे ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि जो बंदा ट्रांसफर करे उसका टाइटल डिफेक्टिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव और बेटर टाइटल। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जो टाइटल, जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल जो है वो मेलाफाइड होना चाहिए। ठीक है, जबकि होल्डर के लिए जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल बोनाफाइड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद मैच्योरिटी, होल्डर को जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो बिफोर मैच्योरिटी भी मिल सकता है, वो आफ्टर मैच्योरिटी भी मिल सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को बिफोर मैच्योरिटी हासिल करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा ये डिफरेंसेस हैं आपके होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं बेटा। तो ट्रांसफर कैसे होती थी? अगर बेरर है तो डिलीवरी के जरिए और अगर ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट के जरिए। अच्छा, बेरर हुआ तो मसला कोई नहीं है, जिसके पास हुआ वो दूसरे बंदे को क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे डिलीवरी के जरिए। इंडोर्समेंट में क्या है जी? इंडोर्समेंट में आपको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप कई दफा इंडोर्समेंट या ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब साइन करने के लिए आपने स्पेसिफिकली ये नहीं लिखना आई एम इंडोर्सिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू मिस्टर फलां, आप जस्ट साइन कर देंगे तो इंडोर्समेंट समझ ली जाएगी। और आपने इतनी इंडोर्समेंट करवाई है उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कि उसके इंडोर्समेंट आपने की है बैक पे। इंडोर्समेंट सबसे पहले कहाँ पे करनी है? आपने इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे करनी है। अब अगर बैक साइड फुल हो चुकी है तो फिर आपने इंस्ट्रूमेंट के फेस पे करनी है। ठीक है, और अगर फेस भी फुल हो चुका है तो फिर उसके साथ आप एक पेपर लगाएंगे जिसको कहते हैं अलोंग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अलोंग। उसको अटैच करके उसके ऊपर इंडोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। जितनी इंडोर्समेंट होती रहेगी वो पेजेस बढ़ते रहेंगे, उन तमाम को पेजेस को हम लोग क्या कहेंगे? अलोंग। ओके, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब नेगोशिएशन की। व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder of it, the instrument is said to be negotiated. नीचे देख लीजिए endorsement, when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker, जैसे मेकर ने साइन किया उसी तरह से साइन कर देता है, लेकिन यह बंदा मेकर के अलावा होगा। for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto or sign for the same purpose a stamp paper instead to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and called the endorser. अगर कोई बंदा साइन करता है मेकर के अलावा, ठीक है, मेकर साइन करेगा तो वो इंडोर्सर नहीं बनेगा, वो कौन बनेगा? मेकर बनेगा और इशूअर बनेगा।
मैंने याद है मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टाइम इशू कर रहा होगा हम उसको क्या कहेंगे, इशूअर। उसके बाद इंडोर्समेंट या डिलीवरी होगी। तो कहता है जी मेकर के अलावा अगर कोई बंदा साइन कर देता है, कहाँ पे साइन कर दे, बैक पे, फेस पे, या उसके साथ कोई अटैच्ड पेपर पे, तो हम क्या मान लेंगे, इंडोर्समेंट हो चुकी है और ये साइन करने वाला बंदा कौन है, इंडोर्सर। द टर्म इंडोर्समेंट में बी डिफाइंड एज साइनिंग वंस नेम ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग टू इट। अच्छा, कौन सी वैलिड इंडोर्समेंट कंसीडर की जाएंगी, उसके लिए एसेंशियल क्या है, नंबर 1 जिसकी मैं बात बता रहा था, इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। If no space is left on the back of the instrument, further endorsement are signed on a slip of paper attached to the instrument called along। और अगर जगह नहीं बची इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो फिर उसके साथ एक पेपर अटैच कर देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, along कहते हैं। It must be signed by the endorser for the purpose of negotiation। Signature of endorser on the instrument without any additional word is sufficient। सिर्फ साइन करना ही बहुत है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इज नेसेसरी फॉर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के लिए कोई स्पेसिफिक लफ्ज नहीं है, जस्ट साइन ही एनफ है। उसके बाद इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट। और इंडोर्समेंट साइन करने के बाद आप उसको डिलीवर कर दें इस नियत के साथ कि इसमें जो कुछ भी है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो चुका है। निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इनवैलिड। कहता है जी अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 50,000 का इंस्ट्रूमेंट है ये, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से 30,000 के इंडोर्समेंट कर रहा हूं और बाकी 20,000 मेरे पास रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने इंडोर्समेंट उसकी की तो वो इंस्ट्रूमेंट सारे का सारा इंडोर्समेंट होगा, उसका पार्ट कोई इंडोर्समेंट नहीं हो सकता। ओके, 50,000 रुपए का चेक था तो वो चेक सारे का सारा इंडोर्स होगा, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 30,000 इंडोर्स कर रहा हूं 20,000 अपने पास रख रहा हूं, ऐसे नहीं होगा। गॉट इट? यहां तक मसले मिसाल बेटा ऑल ओके? चलें जी, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब जरा आप लोग